जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शांतनु सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट वाला पर। दोस्तों, आज की हमारी 7th क्लास होने वाली है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के ऊपर। अभी से पहले तक हमने से 6 क्लास अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि अभी तक हमने किन टॉपिक्स को ख़त्म किया है। तो हमारी क्लास की शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आती है, कैसे आती है, वहाँ से हमारी क्लास शुरू होती है। उसके बाद आता है द कंपनी रूल 1773 टू 1858। द कंपनी रूल के भीतर जितने भी एक्ट्स आते हैं जो हमने कवर किया है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दूसरा एक्ट था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तीसरा एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। फोर्थ एक्ट वॉज एक्ट ऑफ 1786। उसके बाद हमने चार्टर एक्ट को एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर किया। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बाद आता है द क्राउन रूल। चार्टर एक्ट 1853 तक ही कंपनी रूल चलती है। उसके बाद रिवोल्ट हो जाता है 1857 में, जिसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसे बोला जाता है। उसके बाद द क्राउन रूल आ जाता है। क्राउन रूल के भीतर हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद हमने इंडियन काउंसिल एक्ट उसे अच्छे से समझा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और हमने पिछली वाली क्लास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मतलब 1919 को बहुत ही अच्छे से सेपरेट लेक्चर में समझ लिया था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के ऊपर होने जा रही है। टॉपिक कवर्ड इन टुडेज लेक्चर इज साइमन कमीशन 1927 एंड कम्युनल अवार्ड। तो चलिए बिना किसी बात की देरी किए हुए हमारे आज के टॉपिक को हम समझना शुरू करते हैं। लेट्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट। साइमन कमीशन। तो दोस्तों, ये बात नवंबर 1927 की है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया था टू लुक आफ्टर द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वाली एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविज़न बताया था। उस एक्ट का सबसे आखिरी प्रोविज़न ये था कि हर 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि देखेगी कि पिछले 10 सालों में इस एक्ट ने भारत में किस तरीके से परफॉर्म किया है। उसके प्रोज और कॉन्स को देखते हुए आगे आने वाली एक्ट को किस तरीके से बनाना है वो डिसाइड होता। तो उसे ही देखते हुए उसी प्रोविज़न के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया। ऐसे तो साइमन कमीशन 1929 में बनना चाहिए था, क्योंकि 1919 से 10 साल बाद 1929 होता है, लेकिन 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया टू लुक आफ्टर द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस साइमन कमीशन के चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और साइमन कमीशन 7 मेंबर्स की टीम थी। इसमें देखने वाली बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन 7 मेंबर्स में से एक भी मेंबर को इंडियन नहीं चूज़ किया। मतलब ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस एक भी नहीं थे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 7 मेंबर्स की जो ब्रिटिशर्स की टीम बनाई, इसका ऑल जितने भी पार्टीज़ थे इंडिया में उस वक्त, जितने भी पार्टीज़ थे, सब पार्टीज़ ने मिल के, कांग्रेस की पार्टी हो गई, हिंदू महासभा हो गई, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी तक बन चुके थे, सारी की सारी पार्टीज़ ने साइमन कमीशन का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि बस एक ही बात थी कि इंडियंस को इंक्लूड करना चाहिए था कमीशन में, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से साइमन कमीशन के नारे लगने लगे। साइमन गो बैक, इस तरह के नारे भी उठे और साइमन कमीशन को काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा। भारत की जितनी भी पार्टीज़ थी और जितने भी लोग थे, उन्होंने साइमन कमीशन का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और साइमन कमीशन को काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद भी 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को तैयार कर देती है और तैयार करके प्रेजेंट कर देती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। उस रिपोर्ट में साइमन कमीशन कुछ बातें को रिकमेंड करती है। आइए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन था अबॉलिशन ऑफ डायरकी। इससे पहले वाली एक्ट में जो डायरकी वाली सिस्टम आई थी कि ट्रांसफर्ड लिस्ट होगा और रिजर्व लिस्ट होगा, ये ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट वाले डायरकी सिस्टम को ख़त्म करने की बात साइमन कमीशन ने की।
दूसरी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। अभी तक हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ देखा था? सेंट्रल में देखा था, लेकिन साइमन कमीशन का ये कहना है कि पावर को। सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। अभी से पहले तक हमने देखा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में आई थी। अब इस कमीशन में, साइमन कमीशन ने पावर को और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करते हुए ये रिकमेंड किया कि जो भी प्रोविंस के गवर्नमेंट थे उन्हें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उन्हें और ज़्यादा पावर दी जाए, ताकि वो ऑटोनॉमी के हिसाब से, अपनी खुद की ऑटोनॉमी के हिसाब से अपने आप को गवर्न कर सके और अपने प्रोविंस को अच्छे से चला सके फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉइंट यहाँ पे साइमन कमीशन ने लाया। थर्ड पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। मतलब साइमन कमीशन ने यहाँ पे ये कहा कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक्त, जो कि राजा महाराजा अपने अंडर में कंट्रोल करते थे, और जितनी भी ब्रिटिश फेडरेशंस थी, ब्रिटिश इंडिया थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ऑक्यूपाई कर रखा था टेरिटरीज को, उन सारे को कंबाइन करके क्यों ना एक फेडरेशन बनाया जाए और जिसका नाम हो फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये तीसरी पॉइंट थी साइमन कमीशन की। फोर्थ, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। हमने अभी से पहले तक देखा था मॉडल मिंटो रिफॉर्म में कि कम्युनलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, लीगलाइज किया गया था कम्युनलिज्म को, और सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात वहाँ पे आई थी। फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी इसे देखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया सिख्स के लिए और भी क्रिश्चियंस के लिए, अदर माइनॉरिटीज़ के लिए। तो साइमन कमीशन ने इसे ख़त्म नहीं करने की बात कही, और साइमन कमीशन ने ये बोला कि ये कम्युनल इलेक्टोरेट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इसे और आगे ले जाना चाहिए। मतलब देखा जाए तो ये लोग डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि भारत के लोगों को डिवाइड करो, एक दूसरे से लड़ाओ और खुद वहाँ पे रूल करो। सो दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स convened 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू लुक इनटू द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। तो जो साइमन कमीशन ने जितनी भी पॉइंट्स रखी थी, उन सारे पॉइंट्स को देखने के लिए, उनके ऊपर रीलुक करने के लिए, वाद विचार करने की, डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किए? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सेकंड ब्रिटिश इंडिया थी, मतलब इंडिया में जितने भी लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, चला रहे थे, वो लोग थे, और तीसरे जितने भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा थे, इन लोगों ने मिलकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाया और जितने भी पॉइंट्स साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया उनके ऊपर डिस्कस किया गया। आफ्टर डिस्कशन, जब डिस्कशन हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, टोटल 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 बार ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश में बुला के, इंग्लैंड में बुला के, जितने भी मेंबर्स थे, जितना बताया मैं यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गया, ब्रिटिश इंडिया हो गया, प्रिंसली स्टेट्स हो गया, इन्हें बुलाया जाता था बार बार और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया जाता था। मतलब एक टेबल होता था, उसके तरफ से टेबल पे बैठ के जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, मिल के इस बिल का, इस कमीशन के बारे में, रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छा, क्या प्रोज है, क्या कौन से, वो सारा देख के इस बिल को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, रिकमेंडेशन को, वहाँ पे डिस्कस होती है। ऑन द अबव डिस्कशन अ वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वॉज प्रिपेयर्ड। तो जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसका रिजल्ट यह निकल कर आया कि एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नाम की एक पेपर बनाई गई, जिसपे किन रिकमेंडेशंस को मानना है और किन रिकमेंडेशंस को नहीं मानना है, वो सारा कुछ उस पर लिखा गया। और अकॉर्डिंगली इसी वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाई जाती है और उसे पास की जाती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे पहले आया, उसके बाद साइमन कमीशन का गठन किया गया 8 साल बाद। ऐसे तो 10 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन 8 साल बाद ही इसे बना दिया जाता है। वो अपनी कुछ पॉइंट्स को रिकमेंड करती है, उस पॉइंट के रिकमेंडेशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट यह निकलता है कि एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनता है, और इस वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रिकमेंडेशंस को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आती है, जो कि हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे कि उसमें कौन से प्रोविजंस आते हैं, क्या सब आता है। दैट विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। अब हमारा अगला टॉपिक आज का है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या होता है, हमने अभी से पहले तक देख चुका था। हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसने लाया, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनलिज्म
किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। तो ब्रिटिशर्स की एक सिंपल सी पॉलिसी रही है कि अगर भारत पे हम रूल करना चाहते हैं तो इन्हें आपस में लड़ाएं, इन्हें जाति के धर्म पे, कास्ट के धर्म पे, रिलीजन के धर्म पे, रिलीजन के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे इन्हें आपस में लड़ाएं और ख़ुद आराम से हम रूल करें। उसी चीज़ को आगे करते हुए कम्युनल अवार्ड लाई गई। तो इन अगस्त 1932 रामसे मैकडॉनल्ड, जो कि उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था इनका, रामसे मैकडॉनल्ड, ये अगस्त 1932 में पास्ट कम्युनल अवार्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो अभी से पहले तक हमने क्या देखा था, कम्युनल अवार्ड किन्हें किन्हें दी जाती थी, मुस्लिम्स को दी गई, उसके बाद फिर सिख्स को दी गई, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, जितने भी ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, कम्युनल अवार्ड उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया। अब ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा दिमाग लगाते हुए एक और स्टेप लिया कि क्यों ना अब जो भी हिंदू है उन्हें कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जाए। पहले तो इंडियंस को रिलीजन के बेसिस पे ये डिवाइड कर चुके हैं कम्युनल अवार्ड देके। अब इन्होंने देखा कि हिंदूज़ की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना इस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए और इन्हें आपस में डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी इनके ऊपर लगाया जाए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड को लाया ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इन दिस पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटीज़, इस एक्ट में जितने भी पर्सन थे माइनॉरिटीज़ थे, डिप्रेस्ड क्लास के, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गया या शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, दे वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट एज वॉज इन द केस ऑफ मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस। जैसा कि मैंने बताया कि जो SC ST वाले जितने भी डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, माइनॉरिटीज़ थे, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब, जैसा कि मैंने बताया कि उस कम्युनिटी का, उस जाति का अगर कोई इंसान खड़ा होता है मेंबर मिनिस्टर बनने के लिए, तो सिर्फ उसी जाति के लोग उसे वोट दे सकते हैं, और भी अलग जाति के लोग जो वहाँ रहते हैं वो उसे वोट नहीं दे सकते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट ये हुआ। तो इस कम्युनल अवार्ड में मैकडॉनल्ड ने 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, डिप्रेस्ड लोगों को, माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर दी। Earlier, by providing separate electorate for Muslim and the rest of the community, British tried to divide and rule the country on the basis of religion. जैसा कि मैंने बताया, पहले रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लगाई गई। नाउ इन दिस दे फर्दर ट्राइड टू डिवाइड एंड रूल द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अमंग द हिंदू कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि भारत की संख्या में मेजॉरिटी हिंदूज थे, तो अब हिंदू को डिवाइड एंड रूल किस तरीके से किया जा सकता है, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने दाव को लगाते हैं, अपने स्टेप को लेते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड हेंस डिसाइडेड टू सिट ऑन फास्ट अनटिल डेथ। गांधी जी ये सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। गांधी जी को समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी जी ब्रिटिशर्स की मंशा को समझते हुए फास्ट पे बैठ जाते हैं और अनशन पे बैठ जाते हैं। गांधी जी को ये सारी चीज़ काफ़ी ख़राब लगती है और इन चीज़ों को देखते हुए वो जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। ये गांधी जी के मन में आया, जिसकी वजह से वो अनशन पे बैठ गए। गांधी जी उस वक्त के काफ़ी बड़े लीडर बन चुके थे, उन्हें अनशन पे बैठे देख सभी लोग घबरा गए थे। जेल में होते हुए गांधी जी अनशन पे बैठे हुए थे और इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि लीडर थे माइनॉरिटीज़ के, हिंदू माइनॉरिटीज़ के, वे गांधी जी से जाते हैं, मिलते हैं और उन दोनों के बाद कुछ डिस्कशन होती है। उन दोनों के बीच आपस में कुछ डिस्कशन होती है ये कम्युनल अवार्ड को लेकर। यहाँ पे देखने वाली एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड के फेवर में थे। वे चाहते थे कि ऐसा कुछ आए, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, लेकिन गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। इसे ही देखते हुए दोनों बड़े बड़े लीडर्स के बीच में डिस्कशन होती है और एक पूना पैक्ट निकल कर आता है टू मीट गांधी जी एंड देयर अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन देम कॉल्ड द पूना पैक्ट। इसे ही हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बीच में डिस्कशंस होती है कम्युनल अवार्ड को लेकर।
In Pune Pact is what decided not to support the principle of communal award, and it released and it retained the Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes. इस पूना पैक्ट का ये रिजल्ट निकलता है कि दोनों आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस कम्युनल अवार्ड वाली प्रोविज़न का विरोध करना है, इसे नहीं अपनाना है और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को ही रिटेन करना है, मतलब हिंदू को एकजुट दिखाना है। हिंदू आपस में बटी हुई है ऐसा ब्रिटिशर्स को नहीं दिखाना है, नहीं बताना है, एकता दिखानी है। और एक मेन प्रोविज़न यहाँ पे ये लाई गई कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे लेकिन रिजर्वेशन देंगे। अब रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या फ़र्क है? तो सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर कोई कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंसान या फिर किसी कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट का कोई खड़ा होता है मिनिस्टर या मेंबर बनने के लिए, तो उसे उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वोट दे सकते थे, जिता सकते थे। लेकिन रिजर्वेशन में ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन में क्या किया जाता है कि वो सीट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग के लिए या किसी पर्टिकुलर कास्ट के इंसान के लिए रिजर्व कर दी जाती है, लेकिन उसे वोट देने का काम वहाँ के सभी लोग करेंगे। मतलब उसे मेंबर बनाने के लिए या मिनिस्टर बनाने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट वहाँ के जितने भी लोकल नेटिव्स हैं वो सब कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन। तो आज के समय में हम जितने भी रिजर्वेशंस देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जो भी रिजर्वेशंस मिलती है, सीट रिजर्व कर दी जाती है, उसकी नींव पूना पैक्ट में रखी गई थी। और इसे लाने वाले कौन थे? ये दिमाग लगाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, जिनका नाम था मैकडॉनल्ड। क्या नाम था उनका? रामसे मैकडॉनल्ड। इंडियंस के बीच में फूट डालने का काम, हिंदूज़ के बीच में स्पेशली, इंडियंस के बीच में तो लॉर्ड मिंटो ने फूट डाली थी, लेकिन जो हिंदूज़ थे उनके बीच में फूट डालने और इस चीज़ को दिमाग में भरने की बात रामसे मैकडॉनल्ड ने की थी। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो लेक्चर था, टॉपिक था, दैट इज़ साइमन कमीशन, वो बहुत ही अच्छे से हम समझ लिए, कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारा कम्युनल अवार्ड वाला सब टॉपिक, उसे भी हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब इसी के साथ ये दोनों टॉपिक अच्छे से ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर आती है। तो इसे हम सेपरेट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इसके हर एक प्रोविज़न को, हर एक पॉइंट को अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स पे लाता रहूँ। अगर कोई सुझाव हो दोस्त आपकी तरफ से तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।